Hello dear students, I hope you all are fine. In today's video, we are going to discuss about our unit HTML. आपको पता है आपका जो टर्म 2 है HTML यूनिट में आपके 4 टॉपिक्स हैं. One is your table, second is your linking, third is your embedding of audio and video and last is your CSS. तो जो आज का वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपके साथ एक तो टेबल टैग एंड सेकेंडली जो लिंकिंग है एंड उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके होते हैं तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जो आपका एम्बेडिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टैग है एंड योर CSS है दैट विल बी डिस्कस बाय इन माय सेकंड वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है डियर दैट इज़ अबाउट टेबल्स. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो वो बोल रहा है टेबल इज़ अ ग्रिड ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो एक बार आपको जस्ट ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं. आपने टेबल को देखा ही होगा डियर. ये जो है दिस इज़ अ टेबल. अब इस टेबल एंड हम इस ढंग से डेटा डाल लेते हैं टेबल के अंदर. तो अब हम ये देखते हैं टेबल बना कैसे. देखो टेबल कैसे बना है, जब आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल सेल्स जब कंबाइन कर जाते हैं तो रो बन जाती है. सिमिलरली जब आपके वर्टिकल सेल्स कंबाइन कर जाते हैं तो दे फॉर्म अ कॉलम लाइक ओवर हियर. तो जब इनका इंटरसेक्शन हो जाता है, देखो अगर एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो उस मूवमेंट पे वो तो एक सेल ही बना रहा है. लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे सेल्स जो है वो ग्रिड बना ले, ग्रिड मतलब कंबाइन हो जाएं, तो फिर वो क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे. तो यही वो डेफिनेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है कि टेबल क्या है. इट इज़ अ ग्रिड ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो आपका एक सेल बना रहा है, लेकिन अगर वही सेल बहुत सारे कंबाइन कर जाते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, आपका एक टेबल. तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि टेबल होता क्या. सेकंड लाइन मैंने ये लिखी है दैट इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल. मतलब वो जो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था टेबल में दैट इज अ सेल. अ सेल में कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, पैराग्राफ, टेबल्स. देखो अब इस सेल के अंदर आ क्या क्या सकता है. या तो आप इसमें कुछ सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो जैसे मैंने ABCD लिखा था. नहीं तो आप इस सेल के अंदर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, पैराग्राफ राइट कर सकते हैं एंड यू कैन इवन ऐड अनदर टेबल. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एक सेल में डालना क्या चाहते हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैग्स जो कि टेबल की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं. टेबल्स आर डिफाइंड विद टेबल टैग. देखो क्योंकि आप टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, टेबल. इससे कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि आगे का जितना भी कोड है उसकी हेल्प से आपका क्या है, टेबल को फॉर्म करना है. आफ्टर दैट रोज आर डिफाइंड. अब देखो एक टेबल जब बनाओगे तो सबसे पहले कंप्यूटर को बता दिया भाई मैं टेबल को बना रहा हूँ. उसके बाद आपको एक एक रो बनानी पड़ेगी इस ढंग से. तो रोज के लिए आप जो टैग यूज करते हैं TR. और रो के अंदर ईच रो जो है वो किससे बनी है, सेल से बनी है. तो हर एक सेल जो आपका होगा वो किससे बनेगा, TD टैग से. ठीक है, तो इसको आप टेबल डेटा भी बोलते हो. एंड अगर आपको किसी टेबल के अंदर हेडिंग डालनी है, ठीक है, हेडिंग डालने के लिए जो आपका टैग यूज होगा दैट विल बी TH. तो हमारे कौन कौन से टैग्स यूज होंगे. सबसे पहले टेबल डिफाइन करने के लिए टेबल टैग है. रोज जो होंगी आपकी वो TR टैग से बनेंगी. जो आपका सेल होगा, ठीक है, डेटा सेल, वो TD, जो आप डेटा डालेंगे हर एक सेल के अंदर वो TD से बनता जाएगा. और अगर आपको हेडिंग डालनी होगी तो दैट विल बी डन बाय योर TH टैग. अब हम आते हैं इसके एट्रीब्यूट्स पे. जो फर्स्ट आपका एट्रीब्यूट यूज होगा टेबल के अंदर दैट इज बॉर्डर. देखो जब आप टेबल की कोडिंग करोगे, जो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कोडिंग करनी है हमको, अभी हम जस्ट एकदम से उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह पढ़ लेते हैं. तो अगर आप सिंपल टेबल की कोडिंग कर देते हो पूरी प्रॉपर TR TH TD टैग यूज करके, तो आपका टेबल कुछ इस फॉर्म से बनेगा. मान लो आपने ये डेटा डाला है उसमें, ठीक है, और मान लो हेडिंग आपने ABC दे दी, तो आपका टेबल इस फॉर्म में बनेगा. जो ये लाइंस हैं ये नहीं आएंगी. तो इसके लिए यानी जो बॉर्डर है, ये लाइंस क्या है, बेसिकली बॉर्डर फॉर्म हो रहा है और इंटरमीडिएट जो लाइंस आ रही हैं वो आपकी नहीं आएंगी. इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो है बॉर्डर. ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि ये टैग नहीं होता, ये सिर्फ किसी टैग की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है. तो इस केस में ये किसका एट्रीब्यूट है, ये टेबल टैग का एट्रीब्यूट है. मतलब जब आप टेबल लिखोगे तो उसके साथ एक स्पेस देके आपको लिखना होगा बॉर्डर. बॉर्डर लिख के आपको वैल्यू डिफाइन करनी होगी. मान लो आपने लिख दिया 4, तो जो अब ये जो लाइंस बन के आएंगी जब आपका टेबल क्रिएट होगा तो ये 4 थिकनेस का बॉर्डर आपका आ जाएगा. ठीक है, अगर आप n की वैल्यू कुछ नहीं देते या बॉर्डर इक्वल टू कुछ नहीं लिखते हो तो उस केस में आपका नो बॉर्डर आ जाता है.
नेक्स्ट आता है बॉर्डर का कलर। तो अगर आपने उस बॉर्डर को कलर देना है तो फॉर दैट यू कैन यूज बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। तो अगेन आपको क्या करना होगा, टेबल टैग का ही एट्रीब्यूट है, टेबल के बाद स्पेस लिखिए, बॉर्डर की वैल्यू डाल देना, फिर लिख देना बॉर्डर कलर इक्वल टू से पिंक। तो बॉर्डर जो बनेगा वो पिंक कलर का बनेगा। देन इज जो बीजी कलर, ये किसका सेट करता है, ये बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल सेट करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेबल बना है वो कलरफुल सा हो, उसका कोई बैकग्राउंड कलर हो, तो उसके लिए आप बीजी कलर यूज कर सकते हो। तो आपको टेबल लिखना है, स्पेस देना है, बीजी कलर लिखना है, इक्वल टू कलर दे देना है। अलाइन है, अलाइन कर देगा आपके टेबल को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे या सेंटर पे। तो आपको लिखना क्या है, टेबल अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। इसके अदर वेरिएशन है, सेंटर और राइट भी आप लिख सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं ये सारे है कि इसके ये टेबल के हैं। तो जब आप टेबल टैग लिखोगे तो उसके साथ ही एक स्पेस डाल के आपको लिखना है, क्योंकि एट्रीब्यूट उसके साथ ही लिखे जाते हैं। देन इज योर बैकग्राउंड। अगर आपको इमेज सेट करनी है टेबल के पीछे कलर की जगह, तो आप क्या यूज करोगे, बैकग्राउंड। तो टेबल लिखोगे, बैकग्राउंड लिखोगे, बैकग्राउंड इक्वल टू लिखने के बाद जो पाथ है उस इमेज का, ठीक है, सी ड्राइव से पाथ लेना है आपने, तो वो जो होगा आपका वो आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट इज योर सेल स्पेसिंग, इट एडजस्ट द स्पेस बिटवीन दी सेल्स। देखो दो टर्म्स आएंगे, एक सेल स्पेसिंग होगी, एक सेल पैडिंग होगी। लिखने में तो कुछ नहीं है, टेबल लिखना है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू समथिंग, सेल पैडिंग इक्वल टू समथिंग लिख देना है, आ जाएगा। लेकिन पॉइंट इसकी ये है क्या, देखो जब भी आप टेबल बनाते हो तो वो सेल से बनता है। सिंपल टेबल कैसा दिखता है वो हमने देख लिया। सेल स्पेसिंग क्या बोलता है, अगर आप एक ऐसा टेबल चाहते हो जिसके सेल्स के बीच में आप स्पेस दिखाना चाहते हो, समथिंग लाइक दिस, ये एक सेल है, ये दूसरे सेल, अगर आप चाहते हो इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस रहे, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या बोलता है, अगर आपका एक जो सेल है उसके अंदर नॉर्मली टेक्स्ट आपका यहाँ से लिखा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एज ऑफ सेल है और जहाँ पे आपका कंटेंट लिखा जाना है उसके बीच में आप स्पेस को एडजस्ट करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, तो फॉर दैट यू कैन यूज सेल पैडिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है, ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको एडजस्ट करता है, वाइल सेल पैडिंग इज गोइंग टू एडजस्ट द स्पेस विद इन द सेल। विद इन द सेल का मतलब क्या है कि जो एज ऑफ सेल है एंड जो आपका कंटेंट है उसके बीच के सेल को वो मैनेज, स्पेस को वो मैनेज करेगा। नेक्स्ट इज कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। कॉलम स्पैन क्या करता है डियर, इट इज यूज टू मर्ज सेवरल कॉलम्स। ठीक है, कॉलम जब अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर नॉर्मल टेबल तो आपने ऐसे बनाया था, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपके 2 कॉलम्स ज्वाइन हो जाए, 2 कॉलम ज्वाइन का मतलब ये और ये 3rd कॉलम है और फिर ये आपका सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2 कॉलम ज्वाइन हो गए ना, यहाँ पे लाइन नहीं बनाई थी मैंने, ऐसा कुछ चाहते हो तो इसको हम कॉलम स्पैन बोलते हैं। एंड अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरी 2 रोज ज्वाइन हो जाए, मान लो ये 2 रोज थी या ये तो लाइन बन गई, ये कर लेते हैं, यू बनाई, 1 मिनट, इसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं कुछ कि आई वॉज मेकिंग अ टेबल समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो, 3rd रो को हमने ज्वाइन कर लिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे मैंने लाइन नहीं बनाई थी ये वाली, तो यहाँ यानी मेरी 2 रोज ज्वाइन हो गई, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रो स्पैन। स्पैन का मतलब ज्वाइन करना होता है, तो अगर मैं 2 रोज को या मोर देन 2, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 को ही, या मोर देन 2 कॉलम्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ तो उसको मैं स्पैनिंग बोलूँगी। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे साइड बाय साइड जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने ऊपर बताया उनका हम यूज़ कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है समझ आ गए होंगे वो वाले कैसे यूज़ करना है। कॉलम स्पैन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखो, आई थिंक इतना तो सबको पता ही होगा कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कोड विद HTML। अब आपका जब भी कोई वेब पेज होता है तो उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक टॉप मोस्ट पोर्शन और एक मेन बॉडी होती है। तो जो टॉप अपर मोस्ट पोर्शन होता है वो आपका रेफर करता है किसको, हेड को। तो आपने हेड टैग के अंदर हम नॉर्मली टाइटल देते हैं यहाँ पे, तो टाइटल आपने दे दिया यूजिंग टेबल, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, तो जो इससे रिलेट कर रहा था अपर पोर्शन से वो हो गया हमारा। अब हम आते हैं नीचे बॉडी पे। बॉडी में मैंने क्या बोला है, मैंने शुरू किया टेबल बॉर्डर इक्वल टू 8। बॉर्डर इक्वल टू 8 का मतलब कि जो उसके अराउंड बॉर्डर आएगा वो 8 साइज का होगा। बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड। अच्छा, बॉर्डर और कलर में स्पेस नहीं होगा और जो कलर है उसको स्पेलिंग COLOR होंगे, तो जब वो बॉर्डर का कलर आएगा वो रेड कलर का होगा। फिर मैंने लिखा है BG कलर इक्वल टू पिंक, पर्पल सॉरी, तो बैकग्राउंड कलर पर्पल होगा। सेल स्पेसिंग मैंने 10 दे दी, सेल पैडिंग मैंने 5 दे दी, अलाइनमेंट मैंने राइट कर दी। अलाइनमेंट इटसेल्फ नहीं लिखा, मैंने अलाइन लिखा है, अलाइन इक्वल टू राइट, तो मतलब जो मेरा टेबल आएगा वो राइट साइड पे आएगा। ठीक है, अब टेबल बनाना स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग यूज़ कर लिया था। ये सारे एट्रीब्यूट्स थे टेबल के, नहीं तो 1 मिनट,
मैंने टेबल तो लिख ही दिया था यहाँ पे, मतलब टेबल टैग मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो टेबल टैग स्टार्ट होते ही कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि भाई टेबल बना रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अब मैंने लिखा TR, जैसे ही मैं TR लिखूंगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, अभी मैं ये तो लास्ट में आउटपुट है, मैं आपको ऊपर समझा देती हूँ। वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई एक रो बननी स्टार्ट हो गई है। अब इसको सेल के बारे में नहीं पता, उसने बस अपनी तरफ से एक दिमाग से स्टार्ट कर लिया कि भाई मेरी एक रो स्टार्ट हो गई है। फिर मैंने लिखा TH नेम, TH का मतलब क्या था, टेबल की हेडिंग। तो उसने जैसे ही पहला TH देखा तो उसने देखा उसके अंदर क्या है, नेम लिखा है, उसने नेम लिख दिया। जैसे ये TH क्लोज हुआ तो आपका एक सेल बन गया। अब आपको ध्यान हो तो हमने वहाँ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दे रखा था, तो नेम से पहले थोड़ा सा स्पेस रहा होगा, और क्योंकि मैंने सेल पैडिंग की वजह से और सेल स्पेसिंग की भी वैल्यू मैंने दे रखी है ऊपर, तो इसी वजह से अभी जो मेरा टेबल आउटपुट में आ रहा है वो चिपका हुआ नहीं है और सेल्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब आया TH, अगला TH जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही TH क्लोज हुआ ना, कंप्यूटर ने उस सेल को बंद कर दिया। अब जैसे ही नेक्स्ट TH स्टार्ट हुआ तो वो साइड से ही स्टार्ट हो जाएगा। साइड से क्यों होगा, क्योंकि रो वही चल रही है, रो अभी दूसरी रो पे तो आएगी, पहली रो में ही है। तो उसने अगला सेल स्टार्ट करा, उसमें लिखा है क्या है, क्लास। उसने क्लास लिखा, TH क्लोज तो TH बंद, सेल बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही फिर थर्ड आपका स्टार्ट हुआ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड का बनाया, और फिर TH मैंने बोल दिया रैंक और TH को क्लोज कर दो, तो उसने ये बना दिया। फिर मैंने बोला रो को बंद कर दो TR, तो जैसे ही मैंने रो को बंद करा यू विल बी एबल टू सी कि ये रो ख़त्म, यहाँ पे काम ख़त्म। अब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अब मैंने बोला TR, तो अगेन उसने रो बनाई। मैंने बोला TD मंजू, तो क्योंकि मैंने TD लिखा है, TD का मतलब टेबल डेटा। देखो TH और TD टैग में फ़र्क क्या है वो समझ लो बस। ये हेडिंग के लिए है, ये डेटा के लिए है। जब आप पर्पस दोनों का सेम ही है, दोनों ही सेल क्रिएट करते हैं, और सेल क्रिएट करके जो भी आपने इनके बीच में वैल्यू दी होती है वो इस सेल के अंदर आ जाती है। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आप TH टैग का यूज़ करोगे तो जो भी आपने इसके अंदर लिखा है वो बोल्ड में होगा। बोल्ड तो पता है ना, डार्क डार्क, तो उसमें होगा। लेकिन जो भी चीज़ आप TD टैग में लिखोगे वो बोल्ड में नहीं होगी, वो थोड़ा सा आपका मतलब ये लगा लो सेम फॉन्ट होगा लेकिन बोल्ड नहीं होगा, तो उससे वो लाइट आएगी। और जो ये होगा नेम क्लास मार्क्स ऑब्टेन रोल रैंक, ये थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी, हेडिंग है जैसे, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ है। तो जब आपने TD स्टार्ट करा, रो से यहाँ तो आ ही गया था, TD लिखते ही उसने मंजू लिखा, TD क्लोज करते ही उसने इसको बंद कर दिया। फिर अगला TD आया तो उसने इसको स्टार्ट करा, 7 था तो 7 लिखा, इसको क्लोज कर दिया। फिर ऐसे 450 और ऐसे ही 2। जब आपका काम खत्म हुआ आप TR को बंद कर दो, TR बंद कर दिया। यहाँ तक तो सिंपल चल रहा था, लेकिन जस्ट टू टेल दिस थिंग कि इसमें मैं स्पैनिंग का भी केस चला रही हूँ, तो 3 केस के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एक सिंपल टेबल बनता कैसे है। लेकिन जो 4th केस होगा उसमें हम स्पैनिंग भी साइड बाय साइड ही सीख लेंगे। तो मैंने TR स्टार्ट करा तो अगेन मेरी नई रो बनी, मैंने उसमें लिखा TD अरुण, TD 9, TD समथिंग समथिंग, तो उसने ऐसी ही रो बना दी। अगर आपका क्वेश्चन यहीं तक होता, एक सिंपल टेबल होता, तो आपको क्या करना था, जब आप इस लास्ट TR को बंद करोगे यहाँ पे, इसके बाद आप टेबल को बंद कर देना, फिर बॉडी को बंद कर देना, फिर HTML को बंद कर देना, तो एक जो सिंपल टेबल बनता है वो तो आपका बन जाएगा। लेकिन अब हम 4th केस में चलते हैं, 4th वाली रो पे जो कह रही है स्पैनिंग का केस। तो पहले हम देखते हैं, स्पैनिंग से डरना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि बस चलते जाओ, जहाँ पे ज्वाइनिंग हो बस स्पैनिंग का कोड लिख दो, नहीं तो चलते जाओ। अगर सिंपल सेल है तो सिंपल ही कोडिंग करनी है। अब जैसे मैं यहाँ आई तो यहाँ पे पहले तो मेरी रो स्टार्ट हो रही है, तो मैंने रो को स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, TD में तरुण आया। अब ये देखो तरुण का सेल तो नॉर्मल है, इसने किसी को ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसकी कोडिंग बिल्कुल सिंपल रहेगी प्रीवियस की तरह। TD को स्टार्ट करो, तरुण लिखो, TD को क्लोज करो। उसके बाद आपका X आया, उसमें भी कुछ स्पेशल नहीं था, तो उसकी भी कोडिंग सेम रही, TD को स्टार्ट किया, X लिखा, TD को क्लोज किया। लेकिन अब अगर हम आगे आए तो यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। यहाँ पे एक कॉलम, एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इस वाले केस में मर्ज हुए हैं, यानी यहाँ पे तो कॉलम स्पैन हो गए। और कितने कॉलम मर्ज हुए हैं, 2 कॉलम मर्ज हुए हैं। और लिखा क्या हुआ है, डेटा नॉट अवेलेबल, बस यही करना है आपको। अब आपको क्या लिखना है, TD तो लिखोगे आप, लेकिन अब TD का एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या बोलता है, अभी कॉलम स्पैन, कॉलम को ज्वाइन करा है, TD कॉल स्पैन इक्वल टू 2, ये लिख दिया है बस आपको। उसके बाद डेटा नॉट अवेलेबल लिख दो, TD को क्लोज कर दो, काम खत्म बस।
उसके बाद बस TR को बंद कर दो, टेबल को बंद कर दो, बॉडी को बंद कर दो, HTML को बंद कर दो। तो आई थिंक आपको रो स्पैन समझ आ गया होगा। दोबारा से बता देती हूँ, बस कुछ नहीं किया आपको, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रो स्पैन है या कॉलम स्पैन है। आप ये देखो 1 2 कॉलम्स को मर्ज किया है, आपको ये पता होना चाहिए कितने कॉलम्स को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन किया किस फॉर्म में, या रो में या कॉलम में। इसमें कॉलम में ज्वाइन किया है, 2 को ज्वाइन किया है, तो बस वही लिखना है TD कॉल स्पैन इक्वल टू 2। उसके बाद सिंपल जो सेल के अंदर लिखा हुआ है वो, और उसको बंद कर दो। ठीक है, अब सेकंड केस चलते हैं जो कि आपका रो स्पैन का है। तो इसमें पहले वही किया, HTML को स्टार्ट किया, हेड लिखा, टाइटल लिखा, हेड को क्लोज कर दिया, ये इतना नहीं मैं एक्सप्लेन कर रही। बॉडी पे आए, बॉडी के बाद टेबल टैग को स्टार्ट किया, बॉर्डर कलर, BG कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग ये सब लगा दिए। अच्छा, अब इसमें मैंने एक और टैग यूज़ किया है, दैट इज़ कैप्शन। कैप्शन का काम क्या होता है, ये टेबल को हेडिंग देता है। जैसे मैं पहले आपको आंसर दिखा देती हूँ इस टेबल का। When this table will be created, तो इस टेबल को ऊपर हमने एक लेबल दिया, एक हेडिंग दिया कि ये टेबल है किस चीज़ का, एनुअल रिजल्ट का है ना। तो टेबल को अगर आपने हेडिंग देनी होती है तो आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं, कैप्शन। तो करना क्या है, टेबल टैग के अंदर, लेकिन रो से पहले, रो क्रिएशन से पहले, लेकिन टेबल वाले टैग के अंदर आपको क्या लिखना है, कैप्शन लिखना है। फिर वो चीज़ जो आप कैप्शन में लिखना चाहते हो, एंड देन यू हैव टू क्लोज दी कैप्शन। ठीक है, अब हम दोबारा से अब हम इस पहले देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। आप ये देखो, फर्स्ट टेबल जो है, हम पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं हम कर क्या रहे हैं, फिर हम कोड समझेंगे। देखो भाई, इसमें हो क्या रहा है, आपका जो फर्स्ट रो है उसमें तो कोई पंगा नहीं है, 1 2 3 4 कॉलम है और सिंपल चल रहे हैं। लेकिन जब मैं सेकंड रो में आई, पहले 3 कॉलम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन चौथी रो कॉलम में क्या हुआ, कॉलम तो चौथा ही है, लेकिन आपकी 1 रो 2 रो एंड 3 रो ज्वाइन होगी, राइट। कितनी, 1 2 3, और हुई किस में, सेकंड वाली में ही ज्वाइन होगी। तो बस अभी के लिए हम इतना ध्यान रखेंगे एंड हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले में नेम, क्लास, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स थे। क्योंकि सिंपल ही कोडिंग है उसकी, तो TR को स्टार्ट किया, TH लिखा, TR स्टार्ट करते एक रो स्टार्ट हुई, TH करके मैंने नेम लिख दिया, एक सेल बना, TH क्लास करके लिखा तो यहाँ क्लास बना, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड का बन गया, और फिर मैक्सिमम मार्क्स का आपका बन गया, और रो को बंद कर दिया। फिर मैं आ गई नेक्स्ट रो पे, पहला सेल नॉर्मल सा था तो TD को स्टार्ट किया, मंजू लिखा, TD को बंद करते ही सेल बंद। फिर मैंने TD स्टार्ट किया, 7th लिखा, TD क्लोज। फिर मैंने TD को स्टार्ट किया, 450 क्लोज। एंड लास्ट में अब जो चौथी वाला था उसके अंदर क्या था, फिर से देख लेते हैं, 500 लिखा हुआ है एंड उसमें मेरी 3 रोज ज्वाइंड है। तो मैंने क्या किया, TD को स्टार्ट करा। अब TD का एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का नाम होता है रो स्पैन, और मैंने उसमें लिख दिया 3, क्योंकि मेरी 3 रोज पर ज्वाइंट थी। बस फिर मैंने 500 लिखा और TD को क्लोज कर दिया, एंड मैंने रो को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, चलो भाई यहाँ तक की कोडिंग तो हो गई। अब चलते हैं इधर। अब जो मेन चीज़ है, बच्चा इसी में कंफ्यूज रहेगा, आगे होगा क्या। जब आप नेक्स्ट रो में आओगे तो नेक्स्ट रो में आपको कोडिंग करनी कितनी है, इसकी करना, इसकी करना, इसकी करना, इसको भूल जाना। अगेन फिर रो को बंद कर देना, फिर नेक्स्ट रो को स्टार्ट करना, इसकी कोडिंग करना, इसको भूल जाना। भूलना क्यों है, क्योंकि जब आप सेकंड रो में कोडिंग कर रहे थे और आपने रो स्पैन लगाया, तो रो स्पैन लगाते ही आपने इस टोटल की ही कोडिंग कर दी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक अब बन चुका है। तो जब आप इस रो पे और इस रो पे वर्क करोगे तो ये ऑलरेडी आपका क्रिएटेड होगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको इसकी कोडिंग करने की नीड ही नहीं है। तो अब आप जब नेक्स्ट रो बनाओगे तो उस रो को आप इतना ही रखोगे, जो आपको मैं पॉइंट कहना चाह रही हूँ। अगर आप ये माइंड में रखेंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसको इनटू कंसिडरेशन लेना है, इसको आपने भूल जाना है। तो अरुण 9th 495 एंड तरुण 10th ये है। तो बस मैंने आगे वही किया, TR को स्टार्ट करा है यहाँ पे, एक डेटा में अरुण लिखा, फिर 9th लिखा, फिर 495, 4th वाला कॉलम ही मैं भूल गई। अगेन रो को बंद करके फिर नेक्स्ट रो को स्टार्ट करा, जिसमें तरुण 10th और 365 की कोडिंग करी,
और फोर्थ वाला कॉलम मैं भूल गई, रो को बंद किया, टेबल को बंद किया, बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया। तो क्लास आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ स्पैनिंग ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर साल एवरी ईयर आता है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया है इसमें ये है कि स्पैनिंग का अलग था और रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन अलग थे। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी एक्चुअल में इस रंग का आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको रो स्पैन और कॉलम स्पैन दोनों कंबाइंड है और पेपर में वही आते हैं, अलग अलग नहीं आते। तो अगर हम इस टेबल को देखें, पहले हम टेबल समझ लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। टेबल ये बोल रहा है कि जो पहली रो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ठीक ठाक बन रहे हैं। जैसे ही मैं सेकंड रो पे आई, सेकंड रो पे आते ही क्या हुआ भाई, मेरी स्पैनिंग होगी, क्योंकि यहाँ तो मेरे अलग रो सेल बन रहे हैं, यहाँ पे मेरा रो स्पैन बना 2 का। और जब मैं अपनी थर्ड रो पे आई तो आप देखना यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम स्पैन हो गया, क्योंकि एक ही है और यहाँ पे एक ही बन गई ना ये, तो 3 कॉलम आपके ज्वाइन हो रखे हैं। तो बस अब इसको देखते हैं, ये एग्जाम्पल करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है स्पैनिंग की वो निकल जाएगी। अब देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में तो कोई भी इशू नहीं है, तो बस फिर तो कुछ भी नहीं करना। HTML को स्टार्ट किया, मैं हेड वाला पोर्शन इग्नोर कर रही हूँ, सीधा बॉडी टैग पे आ गई, मैंने टेबल लिखा, बॉर्डर इक्वल टू 2 और अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया। मैंने TR को स्टार्ट किया, पहली रो को स्टार्ट किया, दैट मीन्स उसके अंदर TH के अंदर कॉलम 1 डाला, TH को क्लोज, TH के अंदर कॉलम 2 डाला, TH क्लोज, एंड TH के अंदर कॉलम 3 डाला, TH क्लोज। ये तो सिंपल है, और रो 1 को मैंने बंद कर दिया। अब जब मैंने इसकी कोडिंग करनी है नेक्स्ट वाले सेल की, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले तो TR को ओपन करूँगी, ठीक है। तो मैंने TR को ओपन करा, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला है कि अब करना तो यहाँ पे TD है, क्योंकि डेटा है टेबल का। तो TD के अंदर क्योंकि 2 का रो स्पैन हो रहा है, तो आप लिख दो TD रो स्पैन इक्वल टू 2, फिर उसके अंदर जो लिखा है रो 1 सेल 1 TD, उसको क्लोज कर दो। तो इस रो का ये तो बन गया। अब इस रो में क्या था, ये भी तो था, रो 1 सेल 2 और आगे रो 1 सेल 3, तो बस आगे उनकी कोडिंग कर दो, TD रो 1 सेल 2 TD रो 1 सेल 3 TD, ठीक है। ये ध्यान रखना कि रो 2 में ये पूरा, लेकिन ये इतने इतने ही आ रहे हैं, ये कंबाइंड नहीं हुए, जो ये वाले हैं ये दोनों अलग हैं। रो 2 में ये चीज़ और ये आई, ठीक है। अब आप उसके बाद क्या स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट रो के अंदर, क्योंकि आप इस वाले की कोडिंग तो पहले ही रो 2 में कर चुके हैं, तो आप इसको इग्नोर कर दो। अब आप चलो इस पे और इस पे, बस। तो आपने क्या लिखा, रो 2 सेल 2 रो 2 सेल 3। तो नेक्स्ट जो आपने रो बनाई थर्ड वाली, उसमें एक रो 2 सेल 2 और एक में रो 2 सेल 3 करा, उसके बाद वो रो भी क्लोज कर दी। अब आए फोर्थ रो पे, फोर्थ रो के अंदर आपको यह देखना है कि मेरे कितने कॉलम्स हैं जिनकी स्पैनिंग हो रही है। तो 3 कॉलम्स हैं, तो आपने बस यही किया, रो बनाया, उसके बाद लिखा TD कॉलम स्पैन 3, उसमें जो लिखा था वो लिख दिया, TD को क्लोज कर दो, रो को बंद कर दो, ठीक है। एंड देन यू हैव टू क्लोज योर टेबल, बॉडी एंड HTML। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो इस क्वेश्चन में यही था। पहली रो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सिंपली बन गई होगी। सेकंड रो जब बनाओगे तो ये सेकंड रो का पार्ट हो जाएगी, लेकिन जो सेल्स स्पैन्ड नहीं है फिर वो अलग अलग रो के ही पार्ट रहेंगे। ये रो 2 का पार्ट रहा, और फिर मुझे एक थर्ड रो बनानी पड़ी जिसका पार्ट ये और ये रहा, और फिर जो ये लास्ट वाली है ये फोर्थ रो का पार्ट रहा। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको ये माइंड में आ जाता है तो बहुत ईजिली आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू इज आवर टॉपिक ऑफ लिंक्स, ठीक है। ये लिंकिंग आपका सेकंड पॉइंट था, तो आई थिंक टेबल आपको समझ में आ गया होगा, इससे ऊपर आपके टेबल का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला प्रोग्रामेटिकली। फर्स्ट इज योर लिंक। भाई लिंक होता क्या है, देखो लिंकिंग क्या है, आपको पता है HTML से हम क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट या वेब पेज के अंदर होता क्या है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स, इमेजेस, टेक्स्ट मिल जाता है जिसपे आप क्लिक करते हैं एंड यू आर एबल टू ओपन समथिंग अदर डॉक्यूमेंट, यू आर एबल टू ओपन सम अदर डॉक्यूमेंट, राइट, कुछ और ओपन हो जाता है। तो वो जो है वो है आपकी लिंकिंग है। तो जो चीफ पावर है HTML की वो इसी एबिलिटी से आती है कि आप लिंक कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को किसी और डॉक्यूमेंट या सेक्शन के साथ। द ब्राउजर हाईलाइट्स द आइडेंटिफाइड टेक्स्ट और इमेज विद कलर एंड और
अंडरलाइंस टू इंडिकेट दैट इट इज अ हाइपर टेक्स्ट। तो वो आपको पता कैसे चलता है कि वो एक लिंक है? क्योंकि ब्राउजर करता है क्या है, उस टेक्स्ट को या इमेज को हाईलाइट कर देता है। आपको पता ही है कि जो भी चीज़ लिंक है उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन मिलेगा आपको, है ना? तो वही चीज़ है कि उससे आपको एक अंडरलाइन मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू सम अदर डॉक्यूमेंट और लोकेशन। ठीक है, अब आता है लिंकिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। सिंस टू और मोर सेपरेट डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड एंड दे linked with one another, it makes the user able to go to any of the desired documents with just a click। देखो आपको पता है कि टू और मोर सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हो, लिंक भी कर सकते हो, तो यूज़र के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, टू गो टू एनी ऑफ द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद जस्ट वन क्लिक, वो उस पर क्लिक करेगा वो कहीं और पहुंच जाएगा, तो उसको भी रीड कर सकता है। फर्दर जो वेब पेज राइटर्स है डोंट हैव टू क्रिएट अ लार्ज डॉक्यूमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पॉइंट है उसका, कि उनको ये सारी कोडिंग एक ही पेज पे नहीं करनी पड़ती, वो मल्टीपल पेजेस बना लेते हैं और सारे शॉर्ट होते हैं, तो ईजी पड़ जाती है वेबसाइट। लिंकिंग अब अचीव किससे होती है? इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग एंकर टैग यानी ए टैग, जो कि हाइपर रेफरेंस, ठीक है, ए टैग होता है। और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो एक है हाइपर रेफरेंस, दूसरा है नेम, तीसरा है मेल टू एंड टारगेट, और ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो हम ये सारे पढ़ेंगे कौन कौन से है वन बाय वन। तो लिंकिंग आपके जो एट्रीब्यूट का नेम, सॉरी टैग का नेम है, वो तो ए टैग है, जिसकी फुल फॉर्म एंकर टैग होती है, और एट्रीब्यूट्स इसके 4 है, हाइपर रेफरेंस, नेम, मेल टू एंड टारगेट। पहले चलते हैं ए टैग के ऊपर। देखो अच्छा, वन थिंग, ये कंटेनर टैग है एंड ये ध्यान रखना, दैट मीन्स यू हैव टू क्लोज इट, एंड द एड्रेस ऑफ द लिंक इज डिस्प्लेड बिटवीन ए एंड ए यूजिंग HREF। तो जो पहला एट्रीब्यूट जो सब, ये तो यूज होगा ही होगा, इसके बिना तो ए टैग का भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ए टैग ठीक है ज्वाइन करता है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए आपको एड्रेस तो चाहिए ना, कि किससे ज्वाइन करना है, जिसको ज्वाइन करना है उसका एड्रेस तो चाहिए ना। तो वो जो एड्रेस है वो किस में डलता है? आपका HREF एट्रीब्यूट में, जिसका नाम होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जैसे आपने ए लिखा, ए के बाद स्पेस HREF इक्वल टू sample.html, क्लिक हेयर। जैसे ही मैंने ये कोड लिखा, तो मेरे वेब पेज पे जो मैंने यहाँ लिखा है इन बिटवीन, क्लिक हेयर, ये तो बन जाएगा हाइपर टेक्स्ट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? इस वाले पेज पे, sample.html, जिसका ये एड्रेस होगा ना, मैं इस वाले वेब पेज पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, लिखने का तरीका देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए लिखा, HRF लिखा, पाथ लिख दिया, ठीक है, जिस पे मेरे को जानना है। उसके बाद इसको क्लोज करना है यहाँ पे ऐसे, फिर आपने वो वर्ड लिखना है जिसको आपने हाइपर टेक्स्ट बनाना है, जिसको आप एक लेबल या कैप्शन की तरह शो करना चाहते हो, कि जिस पे हम क्लिक करें तो हम sample.html पे जाएं। तो वो जो वर्ड है वो यहाँ लिखना है, एंड फिर आपको इस स्लैश ए को ऐसे बंद करना है, ये जो टैग है आपका। ठीक है, तो द वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले क्लिक हेयर इन द ब्लू मतलब अंडरलाइन जो लाइन बनेगी इसके नीचे वो ब्लू कलर की होगी, और क्लिक हेयर भी। दिस टेक्स्ट विल एक्ट एज अ लिंक, ये लिंक की तरह एक्ट करेगा किस फाइल के लिए? sample.html। जब आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे तो आप sample.html पे चले जाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी लिंकिंग सिखाई है ना डियर, ये कोड होता है एक्सटर्नल लिंकिंग का, जिस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। लेकिन वैसे आपकी लिंकिंग 2 टाइप्स की है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर में। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? देखो, एक्सटर्नल लिंकिंग ये होती है कि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और आप किसी पेज पे जा रहे हो जो कि एक न्यू डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप उसी वेब पेज के अंदर कहीं मूव नहीं कर रहे हो, एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव कर रहे हो, तो दैट इज योर एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या बोलती है कि अगर आप उसी वेब पेज के अंदर कहीं क्लिक किया, मान लो किसी टॉपिक के ऊपर क्लिक किया और उसी वेब पेज में बॉटम में कहीं चले जाते हो, या आपने बॉटम पे कहीं क्लिक किया और टॉप में कहीं चले जाते हो, मतलब उसी वेब पेज के किसी डिफरेंट सेक्शन पे आप जा रहे हैं लेकिन उसी वेब पेज के ऊपर है, तो दैट विल बी योर इंटरनल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल में क्या है? इट लिंक्स टू डॉक्यूमेंट्स, दैट इज अपॉन क्लिकिंग अ हाइपरलिंक अ न्यू डॉक्यूमेंट टू विच द हाइपरलिंक इज लिंक गेट्स ओपन। इंटरनल में क्या है? इट लिंक्स वेरियस सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, दैट इज अपॉन क्लिकिंग अ हाइपरलिंक अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट becomes visible in the browser। तो एक्सटर्नल लिंकिंग तो मैंने जो ऊपर सिखाई है वही है। ए टैग यूज करना है, हाइपर रेफरेंस को यूज करके आप URL लिखेंगे टारगेट डॉक्यूमेंट का। URL का मतलब एड्रेस होता है, टारगेट डॉक्यूमेंट जिसको आपने ओपन करना है। अब कोडिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे बस वो देख लो। HTML हेड लिखा, टाइटल लिख दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी पे आ गए, सीधा ये लिखा HREF इक्वल टू, ये मैंने वो लिख दिया HTML डॉक्यूमेंट जो मैंने ओपन करना है। उसके बाद मैंने ग्रोइंग सीजन लिख दिया, ग्रोइंग सीजन फॉर, और ए को क्लोज के बाद लिख दिया मैंने फॉर प्लांट्स इन नॉर्थ ईस्ट।
तो जब मेरा वेब पेज ओपन होगा तो कैसे होगा, ग्रोइंग सीजन के ऊपर तो लिंक आ जाएगा और जो मैंने आगे का टेक्स्ट लिखा था वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। जब मैं ग्रोइंग सीजन पे क्लिक करूंगी तो जो मैंने लिंक दिया था, किसका दिया था, season.html का ना, तो मैं season.html वाली जो फाइल है उसको ओपन कर दूंगी, उस पर क्लिक हो जाऊंगी। ठीक है, इधर आ जाऊंगी फिर मैं। वंस अ लिंक हैज़ बिन क्लिक्ड, तो वो फिर दूसरे पे चला। अच्छा एक चीज़ और, जब लिंक क्लिक हो जाता है ना, वंस यानी विजिट हो जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू पर्पल। तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि एटलीस्ट वंस हम उसको वो कर चुके हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी उस लिंक पे क्लिक करते हैं तब भी उसका कलर आपका पर्पल ही रहता है, चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल लिंकिंग। लिंक्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। अगर आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है तो आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो कि है नेम। तो देखते हैं, इंटरनल लिंकिंग थोड़ी सी टफ होती है कोडिंग में, तो वो देख लेना कैसे है। HTML हेड टाइटल, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी पे आगे। अब ये देखना, इंटरनल लिंकिंग में 2 बार आपको लिखना पड़ेगा कोड, सब्जेक्ट स्टॉट टू, और फिर मैंने लिंक बनाना स्टार्ट किया एक इंटरनल, मैंने लिखा ए हाइपर रेफरेंस इक्वल टू के बाद मैंने, क्योंकि मैंने इसी सेक्शन में काम करना है ना, तो इंटरनल लिंक के लिए जो आप यूज़ करोगे वो होता है हैश से पता चल जाता है कि भाई मैं इंटरनल लिंकिंग की बात कर रही हूँ। तो मैंने लिखा ए हाइपर रेफरेंस इक्वल टू हैश प्राइमरी। हैश के आगे मैंने जो भी वर्ड लिखा उसे दिख गया कि भाई हाँ इंटरनल लिंक बना है। उसके बाद मैंने उसके बाद क्या लिख दिया, क्लासेस 1 to 5, मतलब जो आपके क्लासेस 1 to 5 है वो आपका टेक्स्ट विजिबल होगा लिंक फॉर्म में। और फिर मैंने ए को बंद कर दिया। एंड फॉर बी आर मतलब ब्रेक, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए एक और मैंने लिंक बना दिया, ए हाइपर रेफरेंस इक्वल टू हैश मिडल, मतलब मैंने एक और आपके लिए वो बना दिया इंटरनल लिंक, क्लासेस 6 to 8। तो 6 to 8 भी अगेन आपका कैसे विजिबल हो रहा होगा, लिंक फॉर्म में। ठीक है, आर, फिर मैंने HR लिख दिया। HR का मतलब एक लाइन बन जाएगी वो दिखाने के लिए कि ऊपर लिंक है और नीचे हमने जाना है। अब मैंने लिखा ए नेम इक्वल टू प्राइमरी, कि भाई ए नेम का मतलब है कि भाई जिसका नाम प्राइमरी है, तो प्राइमरी इसका नाम था, तो उसको ध्यान रहेगा कि ये वाली जो लिंकिंग है वो इससे है। मतलब जब आप, क्योंकि देखो ये आपको विजिबल होगा ऐसे अंडरलाइन फॉर्म में, आप इस पर क्लिक करोगे जब, ये आपको टॉप में दिखेगा, आप जब इससे क्लिक करोगे तो नीचे जो प्राइमरी वाला पोर्शन होगा ना कोड, आप उधर पहुंच जाओगे। तो वो इसलिए कह रहा है कि भाई ए नेम प्राइमरी, और उसके बाद ठीक है आपको प्राइमरी बोल्ड में दिख रहा होगा, ये हमने लिख दिया, ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद प्राइमरी में आपने जो भी कोड करना था कि सब्जेक्ट्स ऑफर्ड जो है वो आपने लिख दिए, और लास्ट में आपने ए टैग बंद कर दिया अपना। फिर अगेन आपने मिडल के लिए लिख दिया कोड, ए नेम इक्वल टू मिडल, कि भाई जिसका नेम मिडल है, इसका मतलब जब ऊपर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो किस सेक्शन पे आएगा, इस वाले सेक्शन पे आएगा। इस वाले सेक्शन में क्या है, मैंने पहले मिडल लिखवा रखा है, फिर मैंने सब्जेक्ट्स ऑफर्ड लिख रखे हैं, और लास्ट में मैंने ए को बंद कर रखा है कि ये वाला जो एरिया है ये उसका पोर्शन है, मिडल वाले सेक्शन का कोड है। पी को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया। एक बार पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर जल्दी समझ में आएगा। सब्जेक्ट और टू लिखने के बाद मैंने यहाँ ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हैश प्राइमरी लिखा था तो उस केस के बाद मैंने क्लासेस 1 to 5 लिखा हुआ था ना, तो वहाँ पे इन वर्ड्स पे लिंक आया था और ये भी आ गया था कि भाई ये लिंकिंग किस नाम से कर रहे हैं, प्राइमरी नाम से। एंड फिर क्लासेस 6 to 8 लिखा था, जब मैंने मिडल के लिए हैश मिडल लिखा था तो वहाँ पता चल गया था भाई इसका नाम मिडल है। उसके बाद मैंने HR टैग लगाया था तो ये वाली लाइन बन गई पूरी। अच्छा, अब उसके बाद क्या था, नीचे जब आप आए थे तो मैंने लिखा था ए नेम इक्वल टू प्राइमरी। इसका मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि नीचे कौन से वाला कोड है जो प्राइमरी का है। तो वो जो मैंने नाम लिखा ना ए नेम इक्वल टू प्राइमरी, तो वहां से उसको पता चल गया कि अच्छा, क्योंकि कोडिंग यहाँ से इधर हो रखी थी उसकी, तो समझ आ गया अरे भाई यहाँ जाना है। ठीक है, और आपको ध्यान हो तो इस कोड के यहाँ के बाद मैंने ए को बंद किया था, तो कंप्यूटर को ये भी आइडिया है कि जो प्राइमरी वाला कोड है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, और ये जो मैंने प्राइमरी बोल्ड में लिखा ये तो मैंने बस आपको यूजर को, मतलब जब आप वो देखेंगे अपना क्या बोलते हैं, आप जब अपना इस सेक्शन पे आएंगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेसिकली। अगर आप ये प्राइमरी ना भी लिखते बोल्ड वाला तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इस पे जब आपने क्लिक करा तो आप जस्ट अ मिनट, जब आपने इस वाले एरिया पे क्लिक करा डियर, इस पे लिंक पे, तो इसका नाम, इसका हैश मिडल लिखा हुआ था,
तो यहाँ लिंकिंग बन गई थी। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मिडल वाला कौन सा एरिया है? तो यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा था ए नेम इक्वल टू मिडल, तो यहाँ पे कंप्यूटर को पता चल गया था कि अच्छा ये वाला जो कोड होगा मिडल का होगा, और मैंने यहाँ ए को बंद भी किया हुआ था, विच टेल्स कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही मिडल का होगा, उसके बाद का मिडल का नहीं होगा। तो मैं कोड आपको एक बार और दिखा देती हूँ। हमने क्या करा था, देखो, सब्जेक्ट डॉट टू ए हाइपर रेफरेंस हैश प्राइमरी क्लासेस 1 to 5A। तो ये जो हैश प्राइमरी था इससे मेरा लिंक बना था, इसके ऊपर लिंक क्रिएट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये दो फिर से लिंक बना था, और जब हम यहाँ आए थे तो मैंने ऐसे कोडिंग करी थी, ए नेम इक्वल टू प्राइमरी, और फिर जो जो उसमें आपको विजिबल हो रहा था वो सारा कोडिंग यहाँ किया हुआ था कि बोल्ड में प्राइमरी आ जाए, फिर पैराग्राफ फॉर्म में सब्जेक्ट्स आर वो सब आ जाए। लेकिन जब आपको लगा कि मेरा प्राइमरी वाला काम खत्म हुआ है तो आपने ए को बंद भी करा है, और पैराग्राफ टैग को भी आपने बंद कर दिया था, ठीक है। सिमिलरली आपने मिडल के लिए भी बताया था कि भाई ए नेम मिडल, यहाँ पे जो है उसका नाम मिडल है, फिर आपने बी में मिडल शो कर दिया था तो वहाँ मिडल लिखा भी हुआ था, सब्जेक्ट्स ऑफर्ड करके BR और ए टैग का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये आपका वो आपकी हो गई दो एट्रीब्यूट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जो है मेल टू एट्रीब्यूट। देखो मेल टू क्या है, इट इज़ एन ईजी एंड फास्ट वे बाय विच अ विजिटर एट योर वेबसाइट कैन आइदर सेंड अ फीडबैक टू योर ईमेल आईडी और कैन सेंड द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट डायरेक्टली टू अ लिंक फ्रेंड। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी, और उसके अंदर आपने जो भी सेंडर का एड्रेस दे रखा होगा या बॉडी CC, अभी देखेंगे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी होगी ना वो ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगी। मतलब HTML कोड पे क्लिक करते ही आप सीधा अपनी मेल पे पहुंच जाओगे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी है तो, ठीक है। तो मेल टू एक ईजी और फास्ट वे है बाय विच अ विजिटर एट योर वेबसाइट, मान लो कोई विजिट करा है आपकी वेबसाइट पे, वो सेंड कर सकता है फीडबैक टू योर ईमेल आईडी और कैन सेंड द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट डायरेक्टली टू अ फ्रेंड, मतलब वो किसी फ्रेंड को भी दे सकता है या आपको भी ईमेल दे सकता है। It has a prerequisite according to which the person visiting your website should have configured with an email client। मतलब email ID होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई याहू वगैरह या हॉटमेल जीमेल कुछ तो हो, कोई ईमेल क्लाइंट तो हो, वो ज़रूरी है। तो वो यही बता रहा है कि आउटलुक एक्सप्रेस है, नेटस्केप मैसेंजर है, याहू है, जीमेल है, ये बहुत ज़्यादा यूज आपकी ईमेल क्लाइंट है। अब देखते हैं इसमें करना है क्या आपको। सबसे पहले आपको लिखना है HTML हेड टाइटल हेड क्लोज बॉडी आपने स्टार्ट कर ली। आपको लिखना है HREF इक्वल टू हाइपर रेफरेंस इक्वल टू, हाइपर रेफरेंस के अंदर आप URL लिखते हो, इस बार आप URL नहीं लिखोगे, इस बार आप मेल टू की हेल्प से ID का नेम लिखोगे। आपने लिख दिया मेल टू, फिर आपको कॉलन लगाना है और फिर आपको ID लिख देनी है बस, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, उसके बाद आपने मान लो लिख दिया यू कैन सेंड योर कमेंट्स और लिंक बंद कर दिया। तो जैसे ही आप यू कैन सेंड योर कमेंट्स पे क्लिक करोगे तो ID खुल जाएगी। किसको जाएगी ये मेल? जिसका आपने ये लिखा हुआ है मेल टू, तो abc@hotmail को ये जो है मेल जाएगी। अब आप इसमें सब्जेक्ट बॉडी वगैरह लिख लो। समझ गए क्या किया? बस आपको ए हाइपर रेफरेंस लिखा है, मेल टू लिखा है, abc@hotmail.com, कुछ भी लिख सकते थे। मतलब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो मेल टू किसको, जो भी आपने ID दी होगी उसके ऊपर आप क्या है उस आप आप क्या जो आपकी ID है वो खुल जाएगी, और जो आपने ID उसके अंदर लिखी होगी वो उस पे रिसीवर का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेल टू विथ सब्जेक्ट एंड बॉडी। अच्छा देखो, अभी इसमें तो सिर्फ जो रिसीवर है उसके लिए रेसिपिएंट का एड्रेस गया ना। अगर आप ये चाहते हो कि उसके अलावा सब्जेक्ट बॉडी ये सब भी फिल हो तो आप क्या कर सकते हो, ए हाइपर रेफरेंस इक्वल टू, मैंने शॉर्ट में लिखा है कोड, बाकी सारा कोड सेम रहेगा बॉडी तक का। आपने फिर लिखना है ए हाइपर रेफरेंस इक्वल टू मेल टू जिसको देनी है। उसके बाद ये ध्यान रखना जब भी सब्जेक्ट लिखना होगा सब्जेक्ट से पहले आपको क्वेश्चन मार्क डालना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप बॉडी लिख रहे हो, BCC लिख रहे हो, कुछ भी और चीज़ लिख रहे हो तो आप एम्परसेंड का सिंबल लगाओगे, ये बात याद रखना है। सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, सब्जेक्ट लिखा इक्वल टू, सब्जेक्ट मान लो आपने लिख दिया फीडबैक ऑन मैजिकल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि भाई बॉडी के अंदर भी मुझे कुछ लिखना है। बॉडी का मतलब जो वाइट शीट होती है, तो उसमें आपने लिख दिया द इन्फॉर्मेशन अबाउट मैजिकल नंबर्स इज अमेजिंग।
और उसके बाद फिर आपको लगा किस पे क्लिक करें कि ये सब हो, तो वो जो लाइन है वो ये है, यू कैन सेंड योर कमेंट्स। तो जैसे ही आपने यू कैन सेंड योर कमेंट्स पे क्लिक करा तो क्या हुआ, ईमेल आईडी खुली जिसमें जो ये हाइपर रेफरेंस था ये 2 में फिल हो गया, जो मेल 2 के अंदर था। जो सब्जेक्ट था फीडबैक ऑन मैजिकल नंबर्स, वो सब्जेक्ट वाली फील्ड में फिल हो गया। और जो आपकी वाइट शीट थी, बॉडी थी, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन अबाउट मैजिकल नंबर्स इज अमेजिंग, उसके अंदर ये सारी चीज़ आपकी लिखी हुई आ गई। तो ये आपका होगा अगर आप ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हो। अगला आता है, मान लो आपको बीसीसी और सीसी को भी फिल करना है, तो फिर आपको क्या करना है, हाइपर रेफरेंस दिया, उसमें आपने एक एड्रेस दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया क्वेश्चन मार्क के बाद, एंड डाल के बॉडी लिख दी, ठीक है, और एम्परसेंड डाल के मतलब एंड डाल के आपने सीसी में लिख दिया। देखो सीसी और बीसीसी में भी क्या जाता है, ईमेल एड्रेस ही जाते हैं। फ़र्क क्या होता है, जो 2 में आप लिखते हो ना वो बेसिकली आपके कार्बन कॉपी टाइप ही होते हैं। उनका मीनिंग होता है कि जैसे मान लो मैंने एक मेल 4 लोगों को दिया, तो उन 4 के 4 को पता चल जाएगा कि वो मेल उनके अलावा बाकियों को भी गई है, ठीक है। सीसी होता है कार्बन कॉपी, इसका मतलब उनको पता चल जाता है बाकी रेसिपिएंट्स का भी। जो बीसीसी होता है दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसके अंदर क्या होता है कि अगर मैंने एक मेल 10 लोगों को भी भेजी है तो उन 10 के 10 को कोई आइडिया नहीं होगा कि मैंने बाकी 9 को भी वो मेल भेजी हुई है सेम कॉपी करके, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी ईजी रह जाता है अगर हम ये नहीं शो करना चाहते कि वो मेल मैंने किस किस को शो कर रखी है। तो ये आपका बीसीसी और सीसी में डिफरेंस होता है, और इनके डिफरेंसेस आपने सिर्फ एंड के सिंपल से ही करने हैं, तो देख लेना। ए लिखा, हाइपर रेफरेंस लिखा, इक्वल टू करके वैल्यू डाल दी, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के बाद इक्वल टू लिख के जो भी सब्जेक्ट डालना है, एम्परसेंड बॉडी लिख के इक्वल टू करके जो भी चीज़ लिखनी थी बॉडी में, एम्परसेंड सीसी लिख के जो भी एड्रेस था, एम्परसेंड बीसीसी करके ये। तो सीसी वाला एड्रेस तो दिखेगा, ठीक है, 2 वाला एड्रेस भी दिखेगा, लेकिन जो बीसीसी वाला है रितिका वाला वो नहीं दिखेगा। ये सारा किसके क्लिक पे हो, यू कैन सेंड योर कमेंट्स पे, और फिर ए को बंद कर देना। तो देख लेना 2 में, सीसी में, बीसीसी में, सब्जेक्ट में दिस, ठीक है। तो इस ढंग से आप कोडिंग कर सकते हो। लास्ट में क्या है, आप ये भी ऑप्शन दे सकते हो कि कोई और इसमें एड्रेस खुद भर ले। तो यू कैन ऑल्सो गिव द प्रोविजन वेयर द विजिटर टू योर वेबसाइट कैन सेंड द लिंक ऑफ योर वेबसाइट टू हिज फ्रेंड्स यूजिंग द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ए हाइपर रेफरेंस मेल टू के बाद कॉलन डाल के उसके अंदर कोई भी एड्रेस मत दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला, सब्जेक्ट लिखा, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, एम्परसेंड बॉडी लिखा, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, फिर आपने लिख दिया सेंड दिस पेज टू। तो सेंड दिस पेज टू फ्रेंड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो 2 के अंदर अब कोई एड्रेस नहीं है, वो खुद फिल कर लेगा आपका फ्रेंड, और सब्जेक्ट और हाई ऐसे बस, या आप खुद फिल कर लोगे। जो विजिटर है वो इसके अंदर खुद फिल कर सकता है, ठीक है। किसी और को भी देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वापस में आप ही को रिवर्ट करे फीडबैक। अगर वो किसी और फ्रेंड को मेल करना चाहता है तो इधर यहाँ पे कुछ मत लिखो, ठीक है। वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे किसको भेजना है, बस मेल 2 के अंदर आपने कोई एड्रेस नहीं डालना। फिर नेक्स्ट लास्ट जो एट्रीब्यूट आता है डियर, दैट इज योर टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट क्या बोलता है, देखो बाय डिफॉल्ट जो लिंक्स ओपन होते हैं ना वो करंट विंडो में ही ओपन हो जाते हैं या फ्रेम में ओपन होते हैं। यू नीड टू ऐड अ टारगेट एट्रीब्यूट इफ यू वांट द लिंक टू ओपन इन अनदर विंडो। अगर तुम चाहते हो कि लिंक बिल्कुल ही किसी अलग विंडो में ओपन हो तो आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल टारगेट एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस के अंदर डालना है। द टारगेट एट्रीब्यूट कांट बी यूज्ड विदाउट href एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले आपने ए लिखा, हाइपर रेफरेंस मान लो आपने लिख दिया कि मुझे yahoo.com को ओपन करना है, फिर आप लिखोगे क्या, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दिया। तो जब ये कोड होगा तो याहू जो है वो एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ए हाइपर रेफरेंस इक्वल टू लिंक, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, इसमें ना आप टारगेट की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, ब्लैंक भी लिख सकते हो, अंडरस्कोर सेल्फ भी लिख सकते हो, और अंडरस्कोर टॉप भी लिख सकते हो। ब्लैंक का मतलब तो ये होगा कि एक न्यू विंडो में वो जो पर्टिकुलर लिंक है आपका, जो भी आपने यहाँ यूआरएल दिया है वो किसी न्यू विंडो में ओपन होगा। टॉप का मतलब है कि वो फुल बॉडी में ओपन होगा, मतलब वो मिनिमाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, प्रॉपर उसमें होगा। सेल्फ का मतलब है कि इट लोड्स द लिंक इन करंट विंडो ओनली, करंट जो विंडो है उसी के अंदर ही वो अलग टैब के अंदर आपको खोल के दे देगा सेल्फ के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, 3 इसके वो होते हैं टारगेट के, ब्लैंक, टॉप और सेल्फ। तो ब्लैंक जो है न्यू विंडो में टैब में ओपन कर सकता है, टॉप में फुल बॉडी ऑफ विंडो यानी फुल स्क्रीन मोड में, सेल्फ के अंदर जो करंट विंडो है उसी के अंदर वो आपको ओपन करके देगा। तो क्लास ये आज का जो टॉपिक है इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।